गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में स्वागत है। मैं पंकज कुमार शर्मा आपकी एग्रोनॉमी की क्लास लेता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सीड क्या होता है और कुछ अदर भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे सीड। तो जैसा कि आप लोगों को पता होता है कि सीड जो होता है वो मैच्योर ओव्यूल को ही सीड कहा जाता है। जिसको हिंदी में परिपक्व बीजांड कहा जाता है। परिपक्व बीजांड बीज कहलाता है। जब ओव्यूल पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो वो सीड कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट होता है कि फ्रूट क्या होता है। तो मैच्योर ओवरी को जो होता है फ्रूट कहा जाता है। यहीं पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो मैच्योर ओव्यूल होता है उसको जो होता है सीड कहा जाता है। मैच्योर ओव्यूल को सीड कहा जाता है। और अगर मैच्योर ओवरी की बात होती है कि मतलब परिपक्व अंडाशय को क्या कहा जाता है, तो परिपक्व अंडाशय जो होता है आपका फल कहलाता है। ठीक। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बीज के मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं, कि बीज के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। तो जो बीज होता है उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका सीड कोट, जिसको बीजावरण कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद एम्ब्रियो सेकंड होता है। थर्ड जो होता है एंडोस्पर्म। पहला जो होता है आपका बीजावरण, सेकंड होता है भ्रूण, एंड थर्ड आपका आता है भ्रूणपोष। जो सीड कोट जो होता है ये सीड को कवर करता है, मजबूती प्रदान करता है, जिससे कि उसके जो सीड हैं वो टूटे ना, या अंदर जो मतलब सीड बन रहे हैं उनको कोई हानि ना हो। इसलिए सीड कोट का काम है कि उसको मजबूती प्रदान करना। सेकंड बात करते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो नहीं है अधिकतर पूछा जाता है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि एंडोस्पर्म जो होता है वो डिप्लॉयड का, उसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो डिप्लॉयड उनकी संख्या होती है, ट्रिप्लॉयड या टेट्राप्लॉयड या जो भी। तो जो एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉयड होता है। ट्रिप्लॉयड मीन्स 3n। उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो त्रिगुणित, मतलब त्रिगुणित, जिसको इंग्लिश में ट्रिप्लॉयड भी कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि बीज का जो सीड होता है उसके जमने के लिए फेवरेबल मतलब क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। अगर हमारा बीज जर्मिनेट कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है उसके लिए। तो इसके लिए सबसे पहले अगर बीज जर्मिनेट कर रहा है या उसके जर्मिनेशन के लिए क्या क्या फेवरेबल होना, मतलब क्या क्या आवश्यक होता है। तो जो फर्स्ट है वो है टेम्परेचर। अगर हमारा बीज अगर बीज को जर्मिनेट करना है, जर्मिनेशन उसका होना है सॉइल में या कहीं भी, तो सॉइल में नहीं, जैसे जर्मिनेट कर रहा है तो उसके लिए टेम्परेचर जो होता है वो आवश्यक होता है। और सेकंड जो होता है ह्यूमिडिटी, एंड थर्ड जो आपका है एयर। एयर और ऑक्सीजन भी कह सकते हैं उसको, हवा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सीड पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि भारत में कितने प्रकार के सीड पाए जाते हैं, तो भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के ही सीड पाए जाते हैं। जो कि अधिकतर जो ये ऊपर के जो दो सीड हैं, जैसे न्यूक्लियर सीड और सेकंड जो है ब्रीडर सीड, ये अधिकतर ये जो होता किसानों को अप्लाई नहीं कराया जाता। किसानों को प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। किसानों को ये नहीं, ये केवल ब्रीडिंग के दौरान ही यूज किया जाता है, जो कि एक ब्रीडर यूज करता है। ठीक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस सीड की। न्यूक्लियस सीड, जिसको हिंदी में नाभिकीय बीज भी कहते हैं। तो इसका जो टैग होता है, इसमें कोई टैग ही नहीं होता। इसके लिए कोई टैग निर्धारित नहीं किया गया, ना ही येलो, ग्रीन या एनी अदर कोई भी कलर का इसके लिए टैग निर्धारित नहीं है। इसमें कोई टैग ही नहीं लगता। सेकंड बात करेंगे कि इसकी जेनेटिक प्योरिटी, इसकी शुद्धता कितने % होती है। आनुवांशिक शुद्धता जो होती है कितने % इसमें जेनेटिक प्योरिटी पाई जाती है, तो होती है 100%। मतलब इसमें एक भी % का या इम्प्योरिटी नहीं पाई जाती। इसमें प्योरिटी जो होती है वो 100% पाई जाती है, और इम्प्योरिटी जो होती है वो 0% होती है। ठीक। और इसमें कोई भी कलर नहीं होता। सेकंड हम लोग बात करेंगे ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड जो होता है वो ब्रीडर यूज करता है, और न्यूक्लियर सीड भी ब्रीडर ही यूज करता है। ठीक है। वो फार्मर को प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। ब्रीडर सीड को जो होता है हिंदी में प्रजनक बीज भी कहते हैं। और ये जो होता है न्यूक्लियर सीड होते हैं उनके द्वारा डेवलप किया जाता है। यहाँ पर लिखा है डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियर सीड। ये जो होता है
न्यूक्लियस सीड के द्वारा डेवलप किया जाता है और इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है 100% होती है। इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है वो 100% होती है। कहीं कहीं 100% नहीं देकर 99.5% दिया जाता है। ठीक है, अगर 99.5% भी दिया है तो वो जो है ब्रीडर सीड की जेनेटिक प्योरिटी होती है। इसका जो टैग कलर होता है वो गोल्डन येलो होता है। गोल्डन येलो मीन्स इसको हिंदी में सुनहरा पीले कलर रंग का इसका टैग होता है। उसका जो टैग का साइज होता है 10 × 6.5 सेंटीमीटर होता है, मतलब 10 गुणे 6.5 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट सीड की बात करें तो फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड जो होता है जिसको हिंदी में आधारीय बीज कहते हैं, ये जो होता है ब्रीडर सीड के द्वारा डेवलप किया जाता है। अभी मैंने बताया ब्रीडर सीड क्या था, तो ये जो होता है फाउंडेशन सीड ये ब्रीडर सीड के द्वारा डेवलप किया जाता है और इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 99% होती है। इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 99% होती है और इसके जो टैग का कलर होता है वो वाइट होता है, आई मीन सफ़ेद कलर का इसमें टैग लगा रहता है। अगर कहीं पर सफ़ेद कलर का टैग लगा है किसी सीड में तो समझिए कि वो फाउंडेशन सीड है। फोर्थ जो सीड होता है वो सर्टिफाइड सीड होता है जिसको हिंदी में प्रमाणित बीज कहा जाता है और ये जो होता है फाउंडेशन सीड से डेवलप किया जाता है। एक पॉइंट मैंने आपको बताना भूल गया, जो फाउंडेशन सीड है आपका, आई मीन फाउंडेशन सीड जो है वो जो है उसको मदर सीड भी कहते हैं। फाउंडेशन सीड को मदर सीड कहा जाता है, जैसे इस नोट्स में लिखा है इट इज आल्सो कॉल्ड मदर सीड। इसको जो होता है फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किस सीड को मदर सीड कहते हैं या किस सीड का अदर नाम जो है मदर सीड है, तो जो फाउंडेशन सीड है उसको मदर सीड भी कहा जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड जो होता है वो डेवलप फ्रॉम फाउंडेशन सीड, ये जो होता है फाउंडेशन सीड के द्वारा डेवलप किया जाता है और इसकी जेनेटिक प्योरिटी जो होती है आई मीन आनुवांशिक शुद्धता जो है वो 98% होती है। इसकी 98% आनुवांशिक शुद्धता होती है। कहीं कहीं पर 98 नहीं देके 95 भी दिया रहता है, तो ये मतलब इसमें वेरिएंस होता है, जैसे 95 to 98%। ठीक है, कहीं 95 नहीं, अधिकतर आपसे यही पूछ, अगर ऑप्शन दे रहा है कि सर्टिफाइड सीड की जेनेटिक प्योरिटी या आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है, तो अगर ऑप्शन में दे रहा है 98, 100, 94, तो आप लोग 98 पर टिक कीजिए। अधिकतर 98 ही देता है, 95 नहीं देता है, तो आप लोग 98 पर ही टिक कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टैग कलर। इसका जो टैग का कलर होता है वो ब्लू नीला होता है और इसके जो टैग की साइज होती है 15 × 7.5 सेंटीमीटर, 15 × 7.5 7.5 सेंटीमीटर, 15 × 17 सेंटीमीटर होती है, 7.5 सेंटीमीटर सॉरी। और इस सीड को किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। फाउंडेशन सीड और फाउंडेशन सीड एंड जो सर्टिफाइड सीड होता है यही केवल किसानों को प्रोवाइड कराया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है। अधिकतर आपको मतलब जो किसान होते हैं उनको केवल सर्टिफाइड सीड ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, उसके बाद एक और सीड भी होता है जिसको हम रजिस्टर्ड सीड भी कहते हैं। वो इंडिया में एक्चुअली नहीं यूज किया जाता है, वो फॉरेन कंट्री में यूज किया जाता है, जैसे लाइक एज यूएसए, रूस, कनाडा, अदर जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ यूज़ किया जाता है। और जो रजिस्टर्ड सीड होता है उसके जो टैग का कलर होता है वो पर्पल होता है। पर्पल मीन्स बैगनी। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एनसी, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय बीज निगम या इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन, हिंदी में इसको राष्ट्रीय बीज निगम भी कहते हैं। इसकी स्थापना जो होता है 1963 ईस्वी में हुई थी न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आप लोग अगर पूछा जाता है कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय बीज निगम कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक, ये मतलब न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सेकंड हम लोग बात करेंगे सीड रूल। सीड रूल बीज नियम। बीज नियम कब बना? ठीक है, तो जो सीड रूल बना वो 1968 में बना और सीड ऑर्डर जो बना वो 1983 में। और नेक्स्ट जो है आपका एनएसपी मीन्स नेशनल सीड पॉलिसी। नेशनल सीड पॉलिसी जो है 2002 में बनी, 2002 में नेशनल सीड पॉलिसी बनी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आईएसआई के पहले हम लोग बात करते हैं एगमार्क की। आईएसआई से पहले हम लोग बात करेंगे एगमार्क।
एगमार जो होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ग्रेडिंग, एग्रीकल्चरल ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, सॉरी, ठीक है। ये जो होता है वस्तुओं की शुद्धता का मूल्यांकन करता है कि कितने परसेंट कौन सी वस्तु शुद्ध है, तो ये अपना टैग उस पर लगाता है, एगमार का। तो एगमार जो है 1937 में बना था, 1937 में एगमार बना था, और इसका जो हेडक्वार्टर था वो नागपुर महाराष्ट्र में था, और इसकी जो ब्रांच कानपुर में भी थी, कानपुर में इसकी ब्रांच थी एगमार की। उसके बाद वो रिप्लेस होके ISI आ गया। ये भी जो होता है चीज़ों की, मतलब जो भी हम यूज करते हैं, बेवरेज हो गया या जो हम लोग खाते हैं बेकरी, उसके शुद्धता को बढ़ाता है कि इसमें कितने परसेंट ये प्योरिटी है, या मतलब किसने ये यूज के लिए है, मतलब इसको हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते, ये कोई हार्मफुल तो नहीं है हमारे लिए। अगर हार्मफुल होगा तो ये ISI इसको पास नहीं करेगी, और ये जो होता है मार्केट में नहीं बेचा जाएगा जब तक ISI इसको अपना टैग नहीं लगाएगी। तो ISI जो होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इसकी स्थापना 1947 में होती है, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे BIS। जो BIS होता है उसका फुल फॉर्म जो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन का नाम चेंज होकर के 1987 में BIS कर दिया गया। 1 अप्रैल 1987 में इसका नाम चेंज करके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर दिया गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब APC। APC जो होता है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग, ठीक है। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जिसको हिंदी में कृषि मूल्य आयोग भी कहा जाता है, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में, ठीक है। 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद 1985 ईस्वी में इसका नाम बदल करके CACP रख दिया गया। CACP मीन्स कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि 1985 में होता, और ये किसके स्थान पर होता, APC एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का नाम चेंज जब होता तो उसके बाद इसका नाम कर दिया गया था CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि FSM क्या होता है। FSM का पहले हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे कि इसका जो फुल फॉर्म होता है फूड सिक्योरिटी मिशन, फूड सिक्योरिटी मिशन। ये जो चला था आपका 2007 में, फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसको हिंदी में खाद्य सुरक्षा मिशन भी कह सकते हैं। उसके बाद FSA, फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये जो चला था 2013 में। CACP तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब बीज होता क्या है। जो सीड होता है उसमें जो होता है 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं, आई मीन 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। उसमें 7 सेल्स एंड न्यूक्लियर पाया जाता है, न्यूक्लियस, ठीक है। कुछ टर्म दिए गए थे जैसे अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अधिक वृक्ष लगाओ मूवमेंट किसने दिया था, आंदोलन, तो वो दिया था KM मुंशी ने, KM मुंशी। उसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाया गया था वो मेधा पाटेकर द्वारा चलाया गया था। कुछ और इंस्टीट्यूट हैं जैसे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो होती है वो 1985 में बनी थी। उसके बाद इसका नाम चेंज हो करके 1999-2000 में इसका नाम चेंज हो गया, जिसका नाम हो गया NAIS, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। 1999 से 2000 में ये हुआ। सबसे पहले था आपका CIS मीन्स क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था, और 1999 से 2000 के बीच में इसका नाम फिर से चेंज हो गया, फिर से चेंज होकर के इसका नाम हो गया NAIS, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। उसके बाद 13 जनवरी 2016 को फिर से इसका नाम चेंज कर दिया गया। 13 जनवरी 2016 को इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद और कुछ टर्म पढ़ेंगे जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। पृथ्वी का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब कभी जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या जिसको हिंदी में पृथ्वी के तापमान को बढ़ने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वार्मिंग ना कि वार्निंग, ग्लोबल वार्मिंग
वार्म मीन्स हीट, आपको पता है वार्म मतलब गर्मी, ग्लोबल मीन्स आपको पता है ग्लोबल भूगर्भ। तो पृथ्वी के तापमान को बढ़ने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसमें जो कुछ गैसें इंक्रीज होती हैं, इसका ग्लोबल वार्मिंग का कंपोजिशन होता है उसमें, जैसे CO2 जो होता है उसमें 55% पाई जाएगी, और मेथेन जो होगा CH4 20 to 25%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 to 16%, एंड लास्ट में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO कहा जाता है वो 2 से 5% पाई जाती है ग्लोबल वार्मिंग में। उसके बाद नेक्स्ट है बायोगैस। बायोगैस में कुछ गैसें इन्वॉल्व होती है, जैसे मेथेन इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 55% मेथेन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 20 to 25%, एंड हाइड्रोजन जो होता है वो 12 से 16%। नेक्स्ट जैसे कुछ घाटियाँ, साइलेंट वैली, शांति घाटी। शांति घाटी कहाँ है आपका, वो है केरला में। साइलेंट वैली जो इस्टेब्लिश्ड है वो केरला में। फ्लोटिंग गार्डन जो तैरता हुआ गार्डन है, फ्लोटिंग गार्डन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, वो कहाँ पर है आपका, फ्लोटिंग गार्डन में तैरता हुआ बागान या बगीचा कह सकते हैं, वो है डल लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इससे एक क्वेश्चन आपको ये भी पता चल गया कि डल लेक मतलब डल झील कहाँ पर है, तो डल झील जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, और वहीं पर उसी झील में फ्लोटिंग गार्डन इस्टेब्लिश्ड है, मतलब फ्लोटिंग जो तैरता हुआ बागान है वो डल झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं या आनुवांशिकी के जो पिता हैं वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो आनुवांशिकी के पिता हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, जो जेनेटिक टर्म किसने दिया था, वो दिया था बैटसन ने। बैटसन ने 1905 में जेनेटिक टर्म दिया था। मेंडल ने अपनी खोज किस पर की थी, मेंडल ने वो कौन सी मतलब क्रॉप थी जिस पर अपनी खोज की थी, तो वो थी गार्डन पी, जिसका जो बोटेनिकल नेम है पायसम सैटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस। गार्डन पी, जैसे मैंने आपको पहले का क्रॉप में बताया होगा कि गार्डन पी का बोटेनिकल नेम क्या है। गार्डन पी को वेजिटेबल पी भी कहा जाता है, तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है पायसम सैटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस। और मेंडल ने जो खोज की थी उसका टाइटल क्या था, मेंडल ने जो खोज की थी उसका टाइटल या शीर्षक क्या था, उसका शीर्षक था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। उनके जो शीर्षक था, जब उन्होंने खोज की थी उसका टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेंडल ने अपनी खोज में मटर के कितने लक्षण लिए थे। मटर ने जब अपनी खोज की थी मेंडल ने जब अपनी खोज मटर में की थी तो उसके कितने कैरेक्टर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। तो सबसे पहले उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे जब उन्होंने मटर पर अपनी रिसर्च की थी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीन का विकल्पी रूप क्या होता है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट इज कॉल्ड एज एलील। जीन का विकल्पी रूप जो होता है उसको एलील कहते हैं, इसको इंग्लिश में अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट इज कॉल्ड एलील। मेंडल की खोज की दोबारा खोज किसने की, जब मेंडल की जो डेथ हो गई थी उनके खोज मतलब मतलब कुछ उन्होंने खोज किया था, उसके बाद फिर क्या हुआ वो रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उनकी कुछ दिन के बाद मृत्यु हो गई। फिर मेंडल की जो खोज मटर पर थी उसको किन किन साइंटिस्टों ने मिलकर पूरा किया। तो सबसे पहले उसमें थे आपके ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज को फादर ऑफ म्यूटेशन भी कहा जाता है। म्यूटेशन मीन्स उत्परिवर्तन के जनक। ठीक, तो यही लिख लीजिएगा आप, फादर ऑफ म्यूटेशन दैट इज विच पर्सन इज कॉल्ड एज फादर ऑफ म्यूटेशन, तो वो थे ह्यूगो डी व्रीज। सेकेंड ये, और ह्यूगो डी व्रीज जो थे वो हॉलैंड के रहने वाले थे। ठीक, नेक्स्ट है और जो सेकंड साइंटिस्ट थे वो है एरिक वॉन सरमक। ठीक, एरिक वॉन सरमक जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, और कार्ल कॉरेंस जो थे वो आपके ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कार्ल कॉरेंस जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, सॉरी ऑस्ट्रिया ना कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ठीक, तो यही 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल की खोज को पुनः खोज करके दोबारा खोज करके उसको पूरा किया था। आप लोग याद कर लीजिएगा इन 3 लोगों को। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेंडल ने जो 2 नियम दिए थे, वो 2 नियम कौन कौन से थे।
पहला जो था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स पृथक्करण का नियम, जिसको हिंदी में कहा जाता है। और नेक्स्ट जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसको हिंदी में कहा जाता है। फर्स्ट जो था वो था मेंडल का जो फर्स्ट नियम था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको पृथक्करण का नियम या अलगाव का नियम भी कहते हैं। और जो सेकंड नियम था, सेकंड जो रूल था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हिंदी में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड एंड ट्राईहाइब्रिड के फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो कितना होता है। तो जो फिनोटिपिक रेशियो होता है मोनोहाइब्रिड का होता है 3:1, और जो जीनोटिपिक का रेशियो होता है वो 1:2:1। तो आप लोग इसको, एक ट्रिक है, ट्रिक कुछ भी नहीं है, पढ़ना तो आपको फिर भी पड़ेगा। तो अगर मोनोहाइब्रिड पूछा जाता है, अगर फिनोटिपिक पूछा जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको 31 याद रखेंगे। 31 से आपको क्या याद आ जाएगा कि जैसे आप लोग देखेंगे ऑप्शन कि 3:1, 9:1, 6:1 फिनोटिपिक रेशियो, या 1:1। तो अगर आप मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो 31 याद किए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसका रेशियो जो है वो 3:1 है। और इसका जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। तो आप लोग इसको याद करेगा 121। ठीक है, एक संख्या मान लीजिएगा कि पूरी तरह से एक संख्या है। ठीक, 121 आप लोग याद करेंगे तो अगर आ जाएगा कि मोनोहाइब्रिड के जीनोटिपिक रेशियो बताइए या लिखिए, तो आप लोग अगर 121 याद किए तो 1:2:1 ईजिली आप लोग टिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग डाईहाइब्रिड की बात करेंगे। तो डाईहाइब्रिड में जो उसका डाईहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो जो होता है वो होता है 9:3:3:1। 9:3:3:1। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको आप लोग अगर डाईहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, 93:31 से याद करेंगे। 93:31, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो डाईहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो वो है 9:3:3:1। ठीक, और अगर जीनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है तो आप लोग याद करेंगे 12:12:42:121। 12:12:42:121। 12:12 मीन्स 1:2:1:2 12:12 हो गया। फिर उसके बाद 4:2:42 हो गया। और फिर उसके बाद 121 याद करना है, 12:12:42:121। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 1:2:1:2, फिर रेशियो 4:2:1:2, 12:12:42:121। ये है डाईहाइब्रिड के जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, डाईहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो। और इसका जो फिनोटिपिक रेशियो 93:31 मैंने पहले ही आपको बता दिया, 9:3:1, 9:3:3:1। उसके बाद ट्राईहाइब्रिड रेशियो पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसका जीनोटिपिक रेशियो एक्चुअली कहीं लिखा नहीं था तो मैंने इसको लिखा नहीं। तो जो इसके ट्राईहाइब्रिड रेशियो होता है, ट्राईहाइब्रिड के फिनोटिपिक जो रेशियो होता है वो है 27:9:9:9:3:3:3:1। मतलब इसमें 9 तीन बार आएगा, और 3 भी 3 बार आएगा, और 27 एक बार, एक बार। इसका जो है आप लोग इसको याद कीजिएगा, 27, फिर उसके बाद 3 9, फिर 3 3, फिर उसके बाद 1। ठीक, तो इसका जो है 27:9:9:9:3:3:3:1। ठीक है, आप लोग इसको ईजिली पढ़ लीजिएगा। PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें अपने कमेंट लिख के अपने डाउट क्लियर करवा लीजिएगा। जो भी जैसे अगर मैं एग्रोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, एग्रोनॉमी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे IIAE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, तो है भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश। ये भी पूछा जाता है कि पीटीएम मार्सी सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, पीटीएम मार्सी सॉइल। ठीक, और भोपाल मध्य प्रदेश में नहीं, वैसे भोपाल मध्य प्रदेश में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस भी है भोपाल मध्य प्रदेश में, ये भी आप लोग नोट करते रहिएगा। और
इंदौर मध्य प्रदेश में एनआरसी ऑफ किसकी एनआरसी है? एनआरसी ऑफ सोयाबीन के, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सोयाबीन, वो है इंदौर मध्य प्रदेश में। सेकंड हम लोग बात करेंगे क्रेंज एनाटॉमी किस प्लांट में पाई जाती है? C3 C4 या कैम प्लांट या C2 प्लांट। तो जो क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है वो C4 प्लांट में पाई जाती है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके उसमें बॉटनी में, ठीक है, कि क्रेंज एनाटॉमी किस प्लांट में पाई जाती है? C3 C4 या कैम प्लांट। तो आप लोग C4 प्लांट में टिक कीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसके बाद बात करें उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं या किसके द्वारा मीजर करते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको आपेक्षिक आर्द्रता भी कहते हैं, किसके द्वारा मीजर की जाती है? तो वो है आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वो है हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर के द्वारा हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मीजर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि वाटर के बारे में, कैपिलरी वाटर। तो जो पौधों के द्वारा जो वाटर जो होता है अवेलेबल, मतलब जो क्या कहते हैं, इनटेक करते हैं, मतलब अपने अंदर जो लेते हैं, मतलब जो यूज करते हैं सबसे ज़्यादा मतलब यूज क्या सबसे अधिक इसका यूज किया जाता है, मतलब कैपिलरी वाटर सबसे ज़्यादा पौधे यूज करते हैं, ठीक। और ये जो पाया जाता है फील्ड कैपेसिटी एंड हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बीच में पाया जाता है, ठीक। फील्ड कैपेसिटी मीन्स क्षेत्र क्षमता और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, जिसको हिंदी में आर्द्रता का ग्राही गुणांक के बीच में पाया जाता है, इसका कहते हैं। अगर कैपिलरी वाटर ये पूछा जाता है कि पौधों द्वारा सबसे अधिक, मतलब पौधों द्वारा किस जल को ग्रहण किया जाता है, या सबसे अधिक ग्रहण किया जाता है, या कौन सा जल ग्रहण किया जाता है, तो आप लोग उस पर कैपिलरी वाटर, जिसको हिंदी में केशिकातु जल, मैंने यहाँ पर हिंदी नहीं लिखी लेकिन फिर भी उसको हिंदी में केशिकातु जल, सबसे ज़्यादा पौधों के द्वारा जो जल ग्रहण किया जाता है वो है केशिकातु जल। ये जो पाया जाता है क्षेत्र क्षमता और आर्द्रता ग्राही गुणांक के बीच में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है वो मैक्रोपोर में पाया जाता है। मैक्रो मीन्स लार्ज या लॉन्ग। तो ये जो होता है ग्रेविटेशनल वाटर, ये बृहद छिद्रों में पाया जाता है या मैक्रोपोर में पाया जाता है। और जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है वो माइक्रो मीन्स सूक्ष्म या स्मॉल, सूक्ष्म छिद्रों में पाया जाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि लीचिंग एंड इवेपोट्रांसपिरेशन को किसके द्वारा मापा जाता है? कि अगर लीचिंग को निक्षालन कहते हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन मीन्स वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक। या ये किसके द्वारा मेजर किया जाता है? तो वो है आपका लाइसीमीटर के द्वारा लीचिंग एंड इवेपोट्रांसपिरेशन को हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट जो आपका हम बात करेंगे बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस जब हम F1 मेल एंड फीमेल पेरेंट का क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो उसको F1 हमें प्राप्त होता है, सॉरी F2 प्राप्त होता है। तो जब F1 का क्रॉस किसी भी डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट से कहते हैं। डोमिनेंट पेरेंट क्या होता है? डोमिनेंट जो होता है वो अपने कैरेक्टर शो करता है और रिसेसिव अपने कैरेक्टर को शो नहीं करता है, ठीक। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे बैक क्रॉस जो आपका होता है वो F1 का क्रॉस होता है। F1 मीन्स मेल एंड फीमेल पेरेंट का क्रॉस जब डोमिनेंट या रिसेसिव पेरेंट से कराया जाए, ठीक। डोमिनेंट क्या होता है? जो अपने कैरेक्टर शो करता है, और रिसेसिव जो होता है वो अपने कैरेक्टर शो नहीं करता है, ठीक। जब हम क्रॉस कराते हैं एक दूसरे से मेल और फीमेल पेरेंट का, तो जो कैरेक्टर अपने शो करता है उसको हम डोमिनेंट जीन कहते हैं, और जो अपने कैरेक्टर नहीं शो करता है उसको हम रिसेसिव जीन कहते हैं। तो अगर F1 का क्रॉस किसी भी डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट से कराया जाए तो उसको हम बैक क्रॉस कहेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस जो होता है जब F1 का क्रॉस केवल रिसेसिव पेरेंट से कराया जाए, जो कि रिसेसिव पेरेंट मैंने आपको बताया कि जो अपने कैरेक्टर जो होता है शो नहीं करता है। जब F1 का क्रॉस केवल रिसेसिव पेरेंट से कराया जाए तो उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिंगल क्रॉस क्या होता है।
जो सिंगल क्रॉस होता है जब दो विभिन्न वैरायटियों के बीच में एक वैरायटियों को क्रॉस एक दूसरे से कराया जाता है, मतलब जो टू डिफरेंट वैरायटी के बीच में जो जब एक दूसरे से क्रॉस कराया जाए तो उसको हम सिंगल क्रॉस कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए एंड बी, ए जो है वो डिफरेंट वैरायटी है एंड बी जो है वो डिफरेंट वैरायटी है। इनका जब एक दूसरे से क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम सिंगल क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डबल क्रॉस। डबल क्रॉस क्या होता है, जब दो सिंगल का क्रॉस जब दो सिंगल का क्रॉस एक दूसरे से कराया जाए तो उसको हम डबल क्रॉस कहते हैं। जैसे ए इंटू बी एंड सी इंटू डी, ए इंटू बी दूसरी वेराइटी है, सी इंटू डी दूसरी, भिन्न भिन्न मतलब दोनों चारों जो हैं वो है अलग अलग हैं। जब दो सिंगल का क्रॉस एक दूसरे से किया जाता है तो हम उसे डबल क्रॉस कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें टर्सरी क्रॉस किसे कहते हैं। तो जो टर्सरी क्रॉस होती है जब सिंगल क्रॉस का क्रॉस किसी तीसरी या किसी अन्य वेराइटी से किया जाए तो हम उसको टर्सरी क्रॉस कहते हैं। जब सिंगल क्रॉस का क्रॉस किसी तीसरी वेराइटी से किया जाए तो उसे हम टर्सरी क्रॉस कहते हैं। जैसे ए इंटू बी ये सिंगल क्रॉस है, सिंगल क्रॉस के द्वारा डेवलप वेराइटी, और ये तीसरी वेराइटी है सी, जब उससे क्रॉस किया जाता है तो उसे हम टर्सरी क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस जो होता है जब किसी प्योर लाइन एक सिलेक्शन होता है, इसके द्वारा हम वेराइटी, जब किसी प्योर लाइन का क्रॉस ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी क्या होता है, ओपन क्रॉस पॉलिनेशन सुना है आपने। ओपन क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो डेवलप्ड वेराइटी होती है उसे हम ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी कहते हैं। जैसे कि ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप कौन सी है आपकी, ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप जो है वो आपकी सोरगम, ठीक है, सोरगम जो आपकी ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप्स है। जब प्योर लाइन क्या होता है, प्योर लाइन की डिफिनीशन में बताऊं, प्योर लाइन इज द प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस प्लांट ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की जो सिंगल होमोजाइगस स्पीसीज होती है उसको हम प्योर लाइन के द्वारा डेवलप्ड वैरायटी कहते हैं, ठीक। जब किसी प्योर लाइन का क्रॉस ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से किया जाता है तो उसको हम यहाँ पर टॉप क्रॉस कहेंगे। जैसे मैंने लिखा है इनब्रेड लाइन इनटू ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि भारत में टीवी चैनलों का प्रचार प्रसार कब से हुआ। कब से भारत में टीवी पर चैनलों का प्रचार प्रसार होने लगा, टेलीविज़न। इसका जो है 1959 में भारत में टीवी चैनलों का प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय जल नीति, जिसको इंग्लिश में नेशनल वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। ये 1987 में इस्टेब्लिश की गई। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन, ये यूपी कैटेट में अधिकतर पूछा जाता है। यूपी कैटेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था। तो जो भूदान आंदोलन चलाया गया था वो विनोबा भावे के द्वारा 1951 में चलाया गया था, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब चला। 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो 1975 में चला था, जो कि इंदिरा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। नेक्स्ट जो है आरआरबी जिसको रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, उसको जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 26 सितंबर 1975 को ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। रीजनल रूरल बैंक 26 सितंबर 1975। और जब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था तो इसकी केवल 5 ही ब्रांचें थी ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। और जो सबसे पहले इसकी ब्रांच थी आरआरबी सबसे पहले खोला गया था, वो खोला गया था आपका मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि इसको जो स्पॉन्सर कर रही थी आरआरबी बैंक को वो थी सिंडिकेट बैंक। और जो बना था वहाँ पर उसका नाम था प्रथम बैंक। सिंडिकेट की सहायता से बनाया गया था प्रथम बैंक, मुरादाबाद यूपी में। चलिए बाद में डिस्कस करेंगे इसको, बाद में क्या जब आप लोग बीएससी करेंगे तो ये सब तो पढ़ा ही जाएगा। पहले बीएससी में एडमिशन तो ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट कुछ हैं, जैसे कुछ जो बीड होते हैं और उनके बोटेनिकल नेम मैंने यहाँ लिखा है, तो आप लोग पढ़िएगा इसको कि कौन कौन से बीड होते हैं और कौन उनका बोटेनिकल नेम क्या होता है।
तो सबसे पहले जो बीड है वो है बथुआ। बथुआ को तो आप लोग जान ही रहेंगे, उसका जो बोटेनिकल नेम है वो है जिनोपोडियम एल्बम। बोटेनिकल नेम ना लिख के यहाँ पर साइंटिफिक नेम भी लिखा रहेगा तो कोई बात नहीं, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट जो है जंगली जई। जंगली जई जिसको एबेना फाचुआ भी कहते हैं, एबेना फाचुआ, ठीक है। और थर्ड जो है दूब घास। दूब घास को तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है, वो है साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, जिसको बरमूडा ग्रास भी कहा जाता है इंग्लिश में। फोर्थ है मोथा। मोथा को साइप्रस रोटंडस कहा जाता है। फिफ्थ जलकुंभी, जिसको इकॉर्निया क्रेसिप्स कहा जाता है। कृष्णनील। कृष्णनील ये पूछा जाता है, जलकुंभी कृष्णनील। मोथा को तो नहीं पूछा जाता। फिर उसके बाद हिरनखुरी पूछ लिया जाता है, या सत्यानाशी भी पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ जैसे 12 खरपतवार के वानस्पतिक नाम लिखे हैं, तो आप लोग सभी पढ़ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, जैसे जलकुंभी, कृष्णनील, खेसारी एक बार पूछा गया था। उसके बाद हिरनखुरी, फिर सत्यानाशी और गाजर घास, ठीक। सभी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो मैं बात कर रहा था मोथा। मोथा को जो कहते हैं साइप्रस रोटंडस, इसका बोटेनिकल नेम होता है। और जो जलकुंभी होता है साइप्रस, सॉरी मोथा में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मोथा जो होता है 92 देशों में ग्रो किया, मतलब उगता है। 92 देशों में पाया जाता है मोथा खरपतवार जो है, और इसकी 52 प्रजातियाँ हैं। 52 प्रजातियाँ पाई जाती हैं 92 देशों में, ठीक। इसकी 52 डिफरेंट वेराइटियाँ प्रजातियाँ हैं जो कि 92 देशों में पाई जाती हैं। फिफ्थ जो है आपका जलकुंभी, जिसको इंग्लिश में वाटर हायसेंथ भी कहते हैं, इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है इकॉर्निया क्रेसिप्स। सिक्स्थ है कृष्णनील, जिसको एनागेलिस आर्बेंसिस बोटेनिकल नेम है इसका। और खेसारी का है खेसारी। खेसारी का जो बोटेनिकल नेम है वो लेथायरस एटाइबस। और खेसारी में जो होता है एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है, हानिकारक विषैला तत्व, जो उसका नाम है न्यूरोटॉक्सिन। अगर आ रहा है न्यूरोटॉक्सिन किसमें पाया जाता है तो आप लोग क्लिक कीजिएगा खेसारी पर, ठीक है। खेसारी में जो होता है न्यूरोटॉक्सिन, टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है। उसके बाद मकोई। मकोई को सोलेनम नाइग्रम कहते हैं। नाइन्थ है आपका हिरनखुरी, जिसको बोटेनिकल नेम होता है कॉन्वोल्वुलस आर्बेंसिस। और टेंथ जो आपका हजारदाना। हजारदाना को होता है फाइलेंथस निरूरी कहते हैं। 11th जो है गाजर घास। गाजर घास को अन्य कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे गाजर घास को कांग्रेस घास, हरा कैंसर या किंग ऑफ बीड भी कहा जाता है। खरपतवारों का राजा गाजर घास को, इसका अन्य नाम मैंने बताया कांग्रेस घास, हरा कैंसर। इसका जो इंग्लिश में इसका जो बोटेनिकल नेम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। और जो फोर्थ है और जो लास्ट इसमें लिखा है खरपतवारों है सत्यानाशी। सत्यानाशी का जो बोटेनिकल नेम है वो है एर्जिमोन मैक्सिकाना। मैंने आपको जब सरसों की क्रॉप पढ़ाई होगी तो उसमें बताया होगा कि जब सरसों के तेल में अगर सत्यानाशी का बीज मिल जाता है तो कौन सी डिजीज हो जाती है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे फादर ऑफ एक्सटेंशन। फादर ऑफ एक्सटेंशन जो है वो है जेपी लेगन्स। और फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन जो है, या एक्सटेंशन एजुकेशन उनको भी कहा जाता है, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन या फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, वो है जेम्स स्टुअर्ट। नेक्स्ट है फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया वो हैं डॉक्टर के.एन. सिंह। अब कुछ क्रॉप में जैसे कुछ क्रियाएं की जाती हैं प्रोसेस, तो वो कौन कौन सी क्रॉप हैं हम लोग पहले पढ़ेंगे। गन्ना, ये दिया रहता है कि एरोइंग, अर्थिंग, ब्लाइंडिंग, होइंग या प्रॉपिंग, टाइंग किस क्रॉप से रिलेटेड है, तो ये सभी जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो गन्ने में की जाती हैं। नेक्स्ट है ट्यूबराइजेशन। ट्यूबराइजेशन जो होता है नाम से ही है, सुलेनन ट्यूबरेजन, ट्यूबर होता है वो आलू है। धान में जो होती है पडलिंग, पर बॉइलिंग, ब्यूसेनिंग, मैलिंग, पॉलिशिंग। ब्यूसेनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। ब्यूसेनिंग जब धान की पानी भरी खेत में जब क्रॉस जुताई करते हैं, उसके खरपतवार को नष्ट करने के लिए एवं प्रॉपर एरेशन के लिए, तो उसको हम ब्यूसेनिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस जो होती है वो धान में की जाती है। फोर्थ है चना। चने में जो होता है निपिंग एंड टॉपिंग क्रिया की जाती है। और मक्के में टेस्लिंग एवं सिल्किंग। टिस्लिंग जो होता है वो
नेक्स्ट आपका है मक्का। मक्का में जो होता है टेसलिंग एवं सिल्किंग क्रिया की जाती है। टेसल जो होता है उसको जो मेज़ का मेल पार्ट होता है उसको टेसल कहते हैं और फीमेल पार्ट सिल्क कहलाता है। मूंगफली में जो होता है पैकिंग की क्रिया की जाती है। फिर नेक्स्ट है जूट। जूट में रेटिंग, रॉबिंग एंड स्ट्रिपिंग। मैंने आपको इसमें डिस्कस करके बताया था कि रेटिंग क्या होती है, रॉबिंग और रेटिंग और स्ट्रिपिंग जो होता है सेम लाइक। और सूरजमुखी जो होता है एंथेसिस की क्रिया की जाती है। एंथेसिस, ठीक, सूरज में जो होता है एंथेसिस की क्रिया की जाती है। और कपास में पिकिंग, टॉपिंग, स्क्वायर होता है। तंबाकू में जो होता है आपका टॉपिंग, डिसकरिंग, प्राइमरी क्यूरिंग। मैंने इसको सीरियल नंबर से लिखा है। तंबाकू में सबसे पहले क्रिया की जाती है, सबसे पहली जो होती है वो टॉपिंग होती है, फिर उसके बाद डिसकरिंग, उसके बाद थर्ड जो है प्राइमिंग एंड फोर्थ है आपका क्यूरिंग। ठीक, नेक्स्ट है आपका सबसे पहले वायराइड की खोज किसने की थी। जो वायराइड की खोज की थी वो किसने की थी, तो की थी टीओ डाइनर ने। और सबसे पहले वायराइड द्वारा होने वाला लगने वाला रोग कौन सा, वो पीएसटीबी। पीएसटीबी का फुल फॉर्म जो होता है वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड का द्वारा लगने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। सबसे पहले वायरस द्वारा लगने वाला रोग वो है टीएमबी, टोबैको मोजेक वायरस। और वायरस की जो खोज की थी वो इवानोस ने की थी। नेक्स्ट सबसे पहले जीवाणु द्वारा लगने वाला रोग, सबसे पहले जीवाणु द्वारा लगने वाला रोग है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल ऑब्लिक पियर भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो दोनों अगर आता है तो दोनों में सबसे पहले लगा था, लेकिन अधिकतर यही पूछा जाता है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल में सबसे पहले जीवाणु द्वारा लगने वाला रोग है। और इस जीवाणु की जो खोज की थी वो टीजे विरिल ने की थी 1882 में। और जो इसका काजल ऑर्गेनिज्म होता है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल का वो है इरविनिया एमाइलोबोरा। और नेक्स्ट है आपका सबसे पहले निमेटोड द्वारा लगने वाला रोग। सबसे पहले निमेटोड द्वारा लगने वाला रोग है आपका सेहू रोग। सेहू रोग का अदर नेम है टुंडू रोग एंड ईयर कोकिल रोग। जो सेहू रोग होता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है एंगुइना टेट्रासाई प्लस क्लेवीबैक्टर एस्पेसीज। एंड सेहू रोग जो लगता है वो एंगुइना टेट्रासाई निमेटोड द्वारा लगता है। और एंगुइना टेट्रासाई जो होता है फर्स्ट निमेटोड है जो कि सेहू रोग का कारण है। ठीक है, सेहू रोग। और इसमें जो होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा भी लगता है, उसका नाम है क्लेवीबैक्टर एस्पेसीज। क्लेवीबैक्टर स्पीसीज जो है आपका जीवाणु है। ठीक, और इस जो एंगुइना टेट्रासाई जो निमेटोड है इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था नीधम ने 1743 ईस्वी में। 1743 ईस्वी में एडी में सेहू रोग को जो डिस्कवर किया था वो किया था नीधम ने। ठीक, 1743 ईस्वी में। ओके, आज की क्लास आपकी ख़त्म हो गई, हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और लास्ट में यही कहूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि अगर हमारी कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और ओके, बाय।